कभी कभी जिंदगी के बारे में हम जैसा सोच कर चलते हैं वैसा हमारे साथ होता नहीं है। सुखी जीवन जीने के लिए क्या महंगी महंगी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, बल्कि सुखी जीवन उसको कहेंगे जिसमें अपनों का साथ मिले, हमराही का साथ मिले, तो व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल समय को भी बड़ी आसानी से काट ले। खैर, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता। अब यह सब बातें उन्हें ही फिजूल लगेंगी जिन्होंने अब तक कष्ट को देखा या सहा ना हो, वरना कष्ट सहित जीवन जीना आसान नहीं। अपने ख्यालों में गुम वनीता सिर्फ आने वाले पल के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी तंद्रा टूटी जब अंदर बेड पर रखे मोबाइल में रिंगटोन बजने लगे। इसके साथ ही वनीता का हृदय तेजी से धड़क उठा, लेकिन मोबाइल बजता रहा और वह खामोश बैठी रही। लेकिन अब लैंडलाइन की घंटी बजने लगी। इस बार भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया। शायद वनीता सब झंझटों से मुक्त हो जाना चाहती है। लेकिन 10 मिनट बाद फिर से लैंडलाइन की घंटी बजी। जरूर कोई जानने वाला ही है, तभी तो वह मुझे तंग कर रहा है। अब वनीता ने कॉलर आईडी पर नंबर चेक किया। पल भर को उसका जी चाहा कि रिसीवर उठाकर बात कर ले, किंतु अपने मनोभाव को संयत कर उसने फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज करना ही ठीक समझा। फिर वनीता अपने दैनिक क्रियाकलाप निपटाने लगी। सुबह घर की साफ सफाई करना, चाय नाश्ता बनाकर खाना, फिर ऑफिस चले जाना और सांझ ढले थके मांदे घर लौटना, यही उसकी दिनचर्या रहती। लेकिन घर लौटने पर खाली सूना घर देख उसका मन उदास हो जाता। देह को ठेलती वह किचन में जाकर चाय बनाती और टीवी ऑन कर देती। देर रात तक टीवी चलता रहता तो टीवी के शोर से घर का सन्नाटा जैसे समाप्त हो जाता। रात के सन्नाटे में जरा सी आहट होते ही वह काँप जाती। एक रात जब वह सो रही थी तब मुख्य द्वार के बाहर लगी घंटी बज उठी। उसकी नींद टूटी तो इतनी रात गई कौन होगा सोचकर वह सिहर उठी थी। फिर घबरा कर वह चीख उठी थी कि कौन है, लेकिन कोई उत्तर ना पाने पर कांपते हाथों से खिड़की का पल्ला खोला था, लेकिन बाहर कोई नज़र नहीं आया था। जब गेट के बाहर की घंटी लगातार बजती रही तो वह कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल लॉन में आ गई। गेट की घंटी पूर्ववत बज रही थी। शायद राह चलते किसी मनचले ने मस्खरी करने के लिए घंटी बजा दी थी, जो घंटी का स्विच दबा रह जाने की वजह से लगातार बजती चली जा रही थी। उसने घंटी का स्विच ऑफ किया था और तुरंत भीतर जाकर दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी थी, किंतु उसके बाद सारी रात वह सो नहीं सकी थी। वनीता के पति की मृत्यु हुए बरसों बीत गए हैं। बेटियां हैं जिनका विवाह उसने स्वयं ही किया है। एक बेटी विदेश में है और दूसरी भारत में ही है, लेकिन कोसों दूर। वैसे वनीता की बढ़िया नौकरी है, इसीलिए अच्छा खासा वेतन और घर में सभी सुख सुविधाएं हैं। सुबह से शाम कैसे हो जाती है वनीता को पता नहीं चलता, लेकिन सांझ ढले एकांत घर में आना उसे तन मन से थका देता है। बेटियों से रोज बातचीत होती है, किंतु वे दोनों अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं दे पाती। जब कभी वह बीमार हो जाती है तो अपना अकेलापन उसे और भी भयावह लगता है। उस दिन जब वह सांझ ढले घर लौटी तो देखा कि लेटर बॉक्स में एक पत्र पड़ा था। उसे निकालकर वह ताला खोल सोफे पर पसर गई थी और उसे पढ़ते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसमें लिखा था, वनीता जी, फ़ोन पर आपसे बात नहीं हो सकी, इसीलिए मैं पत्र लिखने को विवश हो गया। फिर मेरे हृदय में भावनाओं का जो ज्वार उमड़ रहा है उसकी सच्ची अभिव्यक्ति पत्र द्वारा ही संभव है। मात्र 4 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। तब से अपनी एकमात्र संतान, अपने बेटे की परवरिश अकेले ही करी। मन में कभी ब्याह का ख्याल नहीं आया, लेकिन जीवन के इस मोड़ पर आपसे मिला तो इच्छा जाग उठी कि अपने जीवन में आपको शामिल कर सकूं। मैंने अपने बेटे के बार बार आग्रह करने पर ही
इस जीवन संध्या में किसी साथी के विषय में सोचना शुरू किया है। अगले वर्ष नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा तो अच्छी खासी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा काफ़ी चल अचल संपत्ति का भी मालिक हूँ और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी पूर्णतया स्वस्थ और फिट हूँ। आजकल आपके विषय में ही सोचता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि दुनिया क्या कहेगी, परिवार क्या सोचेगा। मात्र इस सोच के चलते चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि प्रसन्न रहना, हंसना और नीरस जिंदगी में बाहर लाना कोई पाप नहीं है। राकेश। वनीता ने पत्र बंद करके एक और सरका दिया था, लेकिन लिखने वाले ने अपनी भावनाओं को खुलेपन से व्यक्त किया था, इसीलिए उसमें संवेदना के तार झनझना उठे थे। रात में भोजन के बाद वह टीवी देखने में मगन थी कि मोबाइल बज उठा था। वह बोल उठी थी, क्षमा कीजिएगा, आप जैसा सोचते हैं वैसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं अपने जीवन में खुश और संतुष्ट हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भरा पूरा परिवार है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया था और टीवी बंद कर बिस्तर पर लेट गई थी। काफ़ी देर तक वह जागती रही। फिर ना जाने कब उसकी छटपटाहट को निंद्रा ने दबोच लिया था। अगले दिन रोज की तरह ऑफिस के काम को तत्परता से निपटा वह सांझ ढले घर के लिए निकलने को ही थी कि अपने सामने एकाएक उपस्थित हो गए शख्स को देख चौंक गई थी। आप? हाँ मैं। मुझे आना ही पड़ा। आपको अचानक क्या हो गया है? पहले हाँ, फिर एकदम चुप्पी साध लेना। आपने स्वयं ही तो पहली मौन स्वीकृति दी थी। वनीता नजरें नहीं मिला पा रही थी, फिर भी बोली थी, मुझसे भूल हो गई थी। यह सब इस उम्र में अच्छा नहीं। मुझे घर जल्दी पहुंचना है। उसके शब्द इसके बाद गले में अटक कर रह गए थे। आप क्यों संदेहों आशंकाओं से घिरकर अपने आप को आहत कर रही हैं? प्लीज़, मुझे किसी रिश्ते संबंध के दलदल में नहीं फंसना है। वनीता झुंझला उठी थी। घर वापस आकर वह निढाल सी सोफे पर बैठ गई थी। चाय पीने की इच्छा तो थी, किंतु बनाने का मन नहीं कर रहा था। वह सोच रही थी कि जीवन के शून्य आकाश में एकाकी तारे जैसी स्थिति है उसकी। वैसे जीवन में आए एकाकीपन के कष्टों की धूप उसके लावण्य को झुलसा नहीं सकी थी। एक दिन ऑफिस की एक पार्टी के दौरान वनीता ने अपने लंबे बाल खुले रख छोड़े थे, जिन्हें देखकर उसकी सहकर्मी शकिया हैरान हो गई थी। उसके नित्य प्रति बंधे जूड़े से उन्मुक्त लंबे बाल जो कंधों पर बिखरे थे, उन्हें देखकर एक बोली थी, ये आपके बाल हैं या लहराता बलखाता झरना? वनीता जी, आप अपनी उम्र से छोटी और स्मार्ट दिखती हैं। शारीरिक रूप से भी आप बिल्कुल फिट हैं। फिर बातों ही बातों में वनीता को पुनर्विवाह की सलाह सभी ने दे डाली थी। वनीता को बहुत अटपटा लगा था यह हास परिहास, लेकिन 2-4 दिन बाद उसे फिर ऐसे ही वाक्य सुनने को मिले थे। एक रोज तो अचानक ही वनीता के ऑफिस का सहकर्मी उसके समक्ष अपने एक मित्र राकेश को लेकर उपस्थित हो गया था और बिना किसी भूमिका के उसने विवाह प्रस्ताव उसके सम्मुख रख दिया था। राकेश ने उसके सामने बैठकर स्वयं ही अपना परिचय दिया था कि वह प्रतिष्ठित व उच्च पद पर है और पत्नी की मृत्यु हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। एक डॉक्टर पुत्र है जो विवाहित है और 2 छोटे बच्चों का पिता है। पिता के अकेलेपन की त्रासदी पुत्र को भीतर ही भीतर बेचैन किए हुए हैं। इसीलिए उसका आग्रह है कि वे अपनी जीवन संध्या में अपने लिए उपयुक्त साथी खोज ले। राकेश का यह आकस्मिक प्रस्ताव वनीता को असंतुलित कर गया था, लेकिन उसके बाद से राकेश के फ़ोन वनीता के पास बराबर आने लगे थे। वनीता कभी तो संक्षिप्त वार्तालाप कर फ़ोन बंद कर दिया करती थी, तो कभी रिसीव ही नहीं करती थी। कभी फ़ोन उठाती लेकिन मुंह से बोलना निकलती। खामोशी की भी अपनी ही ज़बान होती है, जिसे फ़ोन करने वाला तुरंत समझ जाता है। लेकिन जिस हाँ को राकेश सुनना चाहता था वह सहमति नदारत रहती। वनीता की ससुराल की तरफ से तो कोई रिश्तेदारी थी नहीं। मायके में पिताजी थे और 2 भाई थे। उसने अपनी भाभी से राकेश के प्रस्ताव के विषय में बात की थी, तो बात पूरे घर में फैल गई थी। किसी की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वनीता के पिताजी तो इस बात को जानकर
क्रोध में फ़ोन पर बरस पड़े थे। अब तुम्हारी उम्र मोह माया के बंधनों से निजात पाने की है या बै सिर पैर के संबंध से बंधने की है। कुछ अध्यात्मक की ओर मन लगाओ और अच्छा साहित्य पढ़ो। समय फालतू है तो समाज सेवा की सोचो। रिटायरमेंट के बाद खाली समय बिताने की समस्या अभी से क्यों है तुम्हारे दिमाग में? इस उम्र में स्वयं को बंधन में बांधना एकदम वाहियात बात है। घर वालों का नकारात्मक रवैया राकेश को वनीता ने बता दिया था। फिर बोली थी कि आप अपने लिए किसी अन्य साथी की खोज करिए, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। वनीता की बेरुखी के बाद भी राकेश ने उसे समझाने का असफल प्रयास किया था। फिर स्वयं भी मौन साध लिया था। उसके फ़ोन आने बंद हो गए थे और दिन गुजरते जा रहे थे। शुरू में तो वनीता राहत की सांस ली थी, किंतु एक हफ्ता बीत गया तो उसकी फ़ोन की प्रतीक्षा में बेचैनी बढ़ने लगी थी। मन एक नई उलझन में उलझता जा रहा था कि क्या हो गया। मेरी बेरुखी से ही फ़ोन आने बंद हो गए हैं शायद, या शायद राकेश ने भी अपना बचकाना विचार छोड़ दिया होगा। और यही उचित भी है। इस उम्र में किसी के साथ जुड़ने संग रहने का क्या मतलब। लेकिन उसका अधीर मन यह भी कहता कि वह स्वयं ही फ़ोन कर ले, किंतु संस्कारी चित्त राजी ना होता। एक दिन मन के हाथों हार कर वनीता ने मोबाइल पर राकेश का नंबर पंच कर हल्की सी मिस्ड कॉल दे दी थी। ऐसा करने से उसका हृदय जोरों से धड़क उठा था। उसकी मोबाइल पर तुरंत यह संदेश आ गया था, मैं बहुत परेशान हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊँगा। क्या हुआ, कैसी परेशानी? उसने सवाल भेजा था पर उसका कोई जवाब नहीं आया था। अगले दिन वनीता यह सोचकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई थी कि व्यर्थ ही उसने अपने मन को बेकार के झंझट में फंसाया। किंतु भावनाओं के ठहरे हुए दरिया में अचानक एक पत्थर आ गिरा था। एक दिन मोबाइल की घंटी बजी तो वनीता ने स्क्रीन पर नज़र डाली। उस पर राकेश का नाम था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल हाथों में थामा तो राकेश का अक्स उभर आया था। राकेश ने बताया था कि उनका इकलौता बेटा डॉक्टरों और सहायकों की टीम के साथ किसी गांव में फैली महामारी का इलाज करने और बीमारों की तीमारदारी के लिए गया था। लेकिन मरीजों को भला चंगा करते करते वह स्वयं भी रोग की चपेट में आ गया था। इसीलिए वह उसके बेहतर इलाज के लिए उसे तुरंत दिल्ली लेकर गया था। वहाँ बढ़िया मेडिकल सेवा की बदौलत उसकी सेहत में सुधार होने लगा और अब वह धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। मैं बहुत परेशान और व्यस्त रहा क्योंकि बहुत भाग दौड़ रही। और कैसी हैं आप? अच्छा, फ़ोन बंद करता हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। वनीता ने फिर कभी कोशिश नहीं की फ़ोन करने की, ना ही दूसरी तरफ से कोई समाचार आया। एक दिन वनीता ऑफिस से निकल अपने दोपहिया वाहन पर सवार विचारों में खोई चली जा रही थी कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी एक चीख निकली और वह वाहन समेत सड़क पर जा गिरी। उसके बाद उसे नहीं मालूम कि क्या हुआ। आंखें खुली तो उसने स्वयं को क्लिनिक में पाया। कोई भला मानुस उसे क्लिनिक ले गया था और फिर घर भी छोड़ गया था। उसके पूरे शरीर में दर्द था और चलने फिरने में भी दिक्कत थी। जैसे तैसे दूध गर्म कर ब्रेड के 2 पीस खाकर उसने दवा ले ली थी। फिर जल्दी ही उसे नींद आ गई थी। सुबह आँख खुली तो समूचा जिस्म अकड़ा हुआ था। अपनी सहकर्मी मित्र को फ़ोन कर उसने हादसे की सूचना दी थी और अवकाश के लिए कह दिया था। सांझ होते ही उसकी कलीग्स उसका हालचाल जानने के लिए घर आ गई थी और उसके खाने पीने का प्रबंध कर गई थी। अगले दिन जब नींद से जागी तो सिर दर्द से फटा जा रहा था और सारा शरीर ताप से जल रहा था। वह बिस्तर से उठने के प्रयास में लड़खड़ा गई थी, लेकिन फ़ोन बज रहा था, इसीलिए जैसे तैसे उसके पास जाकर रिसीवर कान से सटाया था। हेलो वनीता, आप कैसी हैं? उधर से राकेश की आवाज़ थी। बस तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है शायद, एक्सीडेंट। वनीता का कंठ भर्रा गया था। रिसीवर हाथ से छूट गया था। फिर कांपते हाथों से चाय बना। 2 बिस्कुट के साथ चाय गटकने के बाद वनीता ने बुखार बदन दर्द की टैबलेट खा ली थी और बुखार की खुमारी में पता नहीं कितनी देर यूं ही पड़ी थी कि अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज़ से
तंद्रा टूटी थी। दरवाज़ा खुला तो आंगतुक को देख बुखार की खुमारी में बंद आंखें चौंक कर फैल गई थी और उसे तुरंत नारी सुलभ लज्जा ने घेर लिया था। वह अपने अस्त व्यस्त कपड़े और बिखरे बाल समेटने लगी थी। आप? वह बोली थी। भीतर आने नहीं देंगी क्या? राकेश बोला था। वह सकपकाकर दरवाजे के बीच से हट गई थी। एक्सीडेंट जबरदस्त हुआ है। अरे आपको तो बुखार भी है, कहते हुए राकेश ने पहले वनीता की कलाई थामी, फिर ललाट का स्पर्श किया। वनीता पत्ते की तरह थरथरा उठी थी। छुअन का रोमांच विचित्र था। चलिए डॉक्टर से दवा ले आते हैं। वनीता विरोध ना कर सकी। वापस घर आकर राकेश ने किचन में जाकर वनीता के लिए दलिया बनाया था और अपने सामने उसे खिलाया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। दवा आपने ले ली है, आराम आ जाएगा। फिर मदद की ज़रूरत हो तो याद कर लीजिएगा, कहकर जवाब की प्रतीक्षा किए बिना राकेश जा चुका था। राकेश का घर आना, क्षणिक मधुर स्पर्श, उसका केयरिंग एटीट्यूड वनिता के नीरस जीवन में मधुर स्मृतियाँ सजा गया। इस उम्र में भी निगोड़ा मन अशांत होने लगा है। आईने पर बरबस नज़र चली जाती है और अधरों पर लजीली मुस्कान थिरकने लगती है। वनिता सोचती, फिर सर को झटक कर वर्तमान में लौट आती। फिर सोचने लगती कि इस निगोड़े मन में यही खराबी है कि जरा सी ढील दे दो तो कहाँ कहाँ डुलने लगता है। क्या सचमुच उम्र बुढ़ा जाती है, मन नहीं? वनिता स्वस्थ हो गई थी धीरे धीरे। एक दिन नीलिमा के फ़ोन ने उसके मन में उत्साह भर दिया था। वह भारत आ रही थी अपने बेटे के साथ। वह अपने 5 वर्ष के नाती कार्तिक के साथ खूब मस्ती करेगी, यह सोचकर वह बहुत उत्साहित थी। उसने तुरंत घर में सभी ज़रूरत का सामान जुटाना शुरू कर दिया था। नीलिमा के आने से घर का कोना कोना जीवंत हो उठा था। मम्मा, ये राकेश कौन है? एक रोज नीलिमा के अप्रत्याशित प्रश्न ने वनिता को झकझोर दिया था। कुलीग है, संक्षिप्त सा उत्तर दे उसने बात खत्म करनी चाहिए थी। आपके मोबाइल पर इनकी कॉल्स देखी इसीलिए। वनिता ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु माँ के चेहरे के हाव भाव नीलिमा देखने समझने का प्रयास कर रही थी। एक दिन रात के सन्नाटे को तोड़ता अचानक वनिता का मोबाइल घनघना उठा तो उसने तुरंत मोबाइल उठाया और बोली, आजकल बच्चे आए हुए हैं। उसने फ़ोन काटना चाहा पर राकेश उधर से बोला, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप बिटिया से हमारे संबंध के विषय में बात कर लीजिए। अगर आप कहे तो मैं स्वयं आकर उससे मिल लेता हूँ। नहीं नहीं, कहकर वनिता ने घबराकर फ़ोन काट दिया था। माँ के कांपते हाथ और चेहरे के थरथराते भाव देख नीलिमा ने तुरंत पूछा था, कौन था मम्मा? रात के 11 बजे हैं। स्थिर खड़ी वनिता चुपचाप बिस्तर की ओर बढ़ गई थी। क्या हुआ मम्मा? कुछ परेशान हैं आप? कोई टेंशन है क्या? वनिता ने अचकचाकर इनकार कर दिया था। वनिता के मन में उधेड़ बुन चल रही थी। नीलिमा की प्रतिक्रिया क्या होगी? सब कुछ जान लेने के बाद क्या माँ बेटी एक दूसरे के प्रति सहज रह पाएंगी? माँ के जीवन में किसी दूसरे पुरुष की उपस्थिति बच्चों को स्वीकार्य नहीं होंगी शायद, किंतु अपने मन की बात बच्चों से न शेयर कर पाने के एहसास से स्वयं उसका हृदय घुटन महसूस करता। अपने नए एहसास, नई मैत्री को वह किसी अपने से बांटना भी चाहती थी, किंतु परिवार व समाज की बंदिशों का डर, अपनी स्वयं की सीमाओं के टूट जाने का भय उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। नीलिमा के बार बार कुरेदने पर वनिता ने उसे राकेश के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन नीलिमा के चेहरे पर कठोरता और नागवारी के भाव देखकर वह सकपका गई थी। आपको कोई इमोशनल फूल बना रहा है। आप बहुत सीधी हैं। आपकी नौकरी, पैसे के लालच में आकर कोई भी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अब उसका फ़ोन आए तो मुझे बताना, मैं उसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगी। लेकिन बेटा, आर्थिक रूप से वह भी संपन्न है। मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टी से उसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मम्मी, इस उम्र में आपको ऐसा बेतुका ख्याल आया कैसे? बहुत सी औरतें हैं जो आप ही की तरह अकेली रहती हैं, लेकिन बुढ़ापे में शादी नहीं करती।
यह बात मेरे ससुराल में और रिश्तेदारों को पता चलेगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा। सब मजाक उड़ाएंगे। और हम हैं तो सही आपके अपने बच्चे। कोई दुख तकलीफ अगर हो तो आप हमसे कहो। बाहर वाले लोगों के सामने अपनी परेशानी बताकर क्यों हमदर्दी लेना चाहती हो। नीलिमा की आवाज़ के तार कुछ और कस गए थे। राहुल को जब पता चलेगा कि उसकी सास ऐसा कुछ करना चाहती है तो कितना बुरा लगेगा उसे। वनिता अपराध बोझ से कसमसा उठी थी। स्वयं पर गलानी अनुभव हुई थी उसे। नीलिमा की वापसी का दिन आया तो वह बोली, मम्मा मैं जल्द ही अपना दूसरा ट्रिप बना लूँगी आपके पास आने के लिए। रिटायरमेंट के बाद आप मेरे साथ रहेंगी बस। एक फीकी मुस्कान वनिता के बूझे चेहरे पर फैल गई थी। मैंने शीतल से भी कह दिया है, वह भी यहाँ आने का प्रोग्राम बना रही है। हाँ बेटा ठीक है। नीलिमा चली गई तो घर में सन्नाटा पसर गया। वनिता स्वयं को संयंत्र कर अपने रोजमर्रा के कार्यों में लीन हो गई। राकेश का फ़ोन आया तो वह रिसीव ना करती। जब उसकी बेटी शीतल आई तो एक बार फिर घर का कोना कोना महक उठा। छुट्टी के दिन सुबह से शाम तक घूमना, खरीदारी, ऑफिस जाती तो घर जल्दी लौटने का मन होता। मम्मा ये राकेश कौन है? शीतल के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वनिता का चेहरा उतर गया था। नीलिमा दीदी ने मुझे सब कुछ बताया था। वनिता के हाथ अचानक रुक गए थे, कदम ठिठक गए थे। अब शीतल अपना रोष व्यक्त करेगी। मम्मा यह तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों बहनें तो बहुत दूर रहती हैं आपसे, फिर गृहस्थी की तो बीसियों उलझने हैं। ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर हम आपकी कब और कितनी मदद कर सकती हैं। मुझे तो खुशी होगी अगर आप। हाँ नीलिमा दीदी को समझाना होगा, उन्हें मनाना होगा, यह मेरा काम होगा। आप राकेश अंकल और उनके बेटे को घर पर बुलाइए, हम सभी एक दूसरे से मिलना चाहेंगे। वनिता टकटकी लगाए बेटी का मुंह देखती रह गई थी। राकेश अपने बेटे के साथ वनिता के घर आ गया था। वहाँ सहज भाव से सबने एक दूसरे से बातचीत की थी और शीतल व उसका पति संजय राकेश के बेटे से बहुत प्रभावित हुए थे। राकेश का डॉक्टर पुत्र वास्तव में एक समझदार लड़का था। डॉक्टरी पेशे में अत्यधिक व्यस्त रहने की वजह से वह अपने पिता को समय नहीं दे पाता था। इसीलिए उनके जीवन में एक संगिनी की आवश्यकता को बेहद जरूरी समझता था। उसके प्रगतिशील विचार जानकर और पिता के प्रति उसका प्रेम और आदर का भाव देखकर वनिता हैरान थी। वनिता के मन में चल रही कसमकस को उसने यह कहकर एकदम दूर कर दिया था कि आंटी आप अपने मन में चल रही कसमकस और शंका को दूर कर लें और हम पर विश्वास कर जीवन के इस नए मोड़ पर नई राह का खुले दिल से स्वागत करें। मैं और मेरी दो बहनें शीतल और नीलिमा आपके साथ हैं। मम्मी आप इतनी टेंशन में ना आएं। आप तो मुस्कुरा दे प्लीज़। आपकी खुशी में ही हम बच्चों की खुशी है। दामाद के मुंह से यह सुनकर वनिता के मन में चल रही कसमकस समाप्त हो गई थी। दुविधा के बादल छट चुके थे। दोस्तों ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी।